हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टैक्सेशन, आयकर। ठीक है, कराधान जिसको बोलते हैं हम। कराधान एक्चुअल में होता क्या है, कर क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो भारत सरकार है वो हमको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है, जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करता है वो। जैसे कि आपका हो गया मुफ्त शिक्षा, वो प्रोवाइड कर रहा है अभी, और कई सारे सार्वजनिक जगहों पे सार्वजनिक सुविधाएं वो हमको उपलब्ध करवाता है। तो इन सब कार्य के लिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, वो पैसा कहाँ से लेके आती है इन सारे कार्यों के लिए, जन कल्याण के लिए वो पैसा कहाँ से लेके आती है। तो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट होता है वो सभी लोगों पे या फिर आयकर देने वाले लोगों के ऊपर आयकर, बिक्री कर और ऐसे बहुत सारे कर लगा करके उन्हीं से ही पैसा वो वसूलती है और उन्हीं पैसे का उपयोग वो जन कल्याणकारी के लिए करती है। ठीक है, तो इसको हम आयकर कहते हैं। और ये जो सरकार होती है वो हर आयकर दाता या फिर किसी कंपनी को एक परमानेंट अकाउंट नंबर देती है। ठीक, जिसको आप बोल देते हैं पैन कार्ड, पैन नंबर बोला जाता है। PAN, पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि आयकर की गणना हम कैसे करते हैं या फिर सरकार कैसे आयकर की गणना करती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है आयकर के बेस पे। हमको इसमें क्वेश्चन में हमको आयकर ज्ञात करना है। ठीक है, ये आयकर के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी मैंने आधा ही लिखा है, इसका और टेबल हमारा बचा हुआ है और कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं। चूँकि मेरे पास जगह थोड़ा कम था इसलिए मैंने आधा क्वेश्चन लिया है। आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पूरी तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय 4,10,000 है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते, मतलब भविष्य निधि में पर माह वो 4,000 रुपये जमा कर रहा है। ठीक, तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 2,500 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है और क्या करता है, प्रधानमंत्री राहत कोष में वो 20,000 रुपये, जिसका 100% वो कर मुक्त है, मतलब इस 20,000 में सरकार बिल्कुल कर नहीं लेगी। तथा वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये, जिसका 50%, मतलब 12,000 का 50% आपका हो जाएगा 6,000। मतलब 6,000 में सरकार बिल्कुल टैक्स नहीं लेगी, लेकिन बाकी के 6,000 में टैक्स लेगी। वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं कि जो जमा राशि में 1 लाख तक की छूट सरकार देती है, 1 लाख के कर की छूट सरकार देती है। और वो टेबल है का आपको वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैं भी। ठीक है, चलिए इसको हमको सॉल्व करना है, हमको आयकर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कर्मचारी है उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वार्षिक आय इसकी कितनी है। वार्षिक आय यहाँ पे है 4,10,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हम नोट डाउन कर लेते हैं उन राशियों को जिन पे जो सरकार जो है वो छूट दे रही, जो दान इसने किया है ना। तो आप यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, दान की गई राशि लिख सकते हो। राशि जो कर मुक्त वाली है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री राहत कोष में वो दान करता है। उसमें कितना दान कर रहे हैं वो 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये का वो तो पूरा 100% कर मुक्त है, मतलब ये सब 20,000 का कितना 100% कर मुक्त है ना। तो ये आपका 20,000 ही आ जाएगा पूरे का पूरा। ठीक, उसने फिर कहाँ दान किया, वृद्धाश्रम में दान किया है। वृद्धाश्रम में उसने दान किया है 12,000 रुपये, लेकिन बोला है कि इसका सिर्फ 50% कर मुक्त रहेगा, इसलिए इसका हम निकाल लेंगे 50%। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 50/100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 12,000 का 50% आपको जाहिर सी बात कितना मिल जाएगा, 6,000 रुपये। ठीक है, 12,000 का 50% आपको मिल गया 6,000 रुपये। मतलब उसने टोटल दान कितना किया है, कुल दान की राशि जो कर मुक्त है कितनी है 20,000। ये हो गया आपका 6,000, मतलब हो गया आपका 26,000 रुपये। ठीक, इसमें मतलब ये जो 26,000 है उसमें उसको आय नहीं देना पड़ेगा।
तो आय योग्य राशि हम निकाल लेते कि कर योग्य राशि हमको निकाल लेना है। ये जो उसका 4,10,000 था उसमें से उसको इस 26,000 में टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा आपका, हो गया 3,84,000 रुपये। अभी हमको इस पे एक आयकर की गणना करनी है, ठीक है। इसके बाद जो सरकार होता है वो कुछ % सेविंग्स में भी छूट देता है, मतलब कुछ राशि 1 लाख तक अगर आप कहीं पे अपना सेविंग करके रखते हो तो उसके लिए भी सरकार जो है वो छूट देता है। तो अब हम बात करते हैं उसने बचत क्या क्या किया, सेविंग अपना कितना किया है। तो सेविंग उसने क्या किया है, इसको भी मैं एक पॉइंट लिख देती हूँ, बचत राशि कि उसने सेविंग क्या क्या किया है ना। उसने क्या क्या किया, वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में, मतलब भविष्य निधि खाते में 4,000 रुपये प्रति माह बोला है। भविष्य निधि में उसने कितना जमा किया है, 4,000 रुपये प्रति माह बोला। तो हमको साल भर का निकालना होगा, क्योंकि हम ये जो वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना करें तो साल भर का देखेंगे हम, ठीक है। मतलब ये कितना जमा किया है, 48,000 रुपये भविष्य निधि में जमा किया इसने। उसके बाद उसने जमा किया क्या है, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम, यहाँ पे उसने वार्षिक जमा किया है, ठीक है। तो हमको इसमें किसी का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम में उसने कितना जमा किया है, 24,000 रुपये, ये हो गया। उसके बाद जीवन बीमा प्रीमियम हो गया। उसके बाद हमको क्या देखना है, वहाँ 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो अब हमको देखना है इसको, राष्ट्रीय बचत पत्र को भी लिख लो। राष्ट्रीय बचत पत्र कितने का खरीदा है वो, 25,000 रुपये का, ठीक है। तो हमको इसका टोटल निकाल लेना है कि उसने टोटल कितना बचत किया। तो ये 48,000 रुपये, 24,000 रुपये और 25,000 रुपये, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 97,000 रुपये, ठीक। क्वेश्चन का जो आधा पार्ट था मैंने बोला था कि नहीं लिख पाई हूँ, वो ये है कि जो सरकार होता है वो बचत पे 1 लाख तक का छूट देता है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है तुम अपना बचत करो तो तुम 1 लाख तक का अपना बचा लो, उसमें मैं तुमको टैक्स नहीं लूँगा। अगर उससे ज़्यादा तुमने बचाया तो जितना 1 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा उस पर मैं फिर से टैक्स लूँगा, ये होता है। तो इसने बचत कितना किया, 97,000 का, 1 लाख से कम का, मतलब इसके 97,000 में टैक्स नहीं लेगा वो सरकार, ठीक। अगर यहीं पे इसने बचत किया था, मान लो 1,20,000 का इसने बचत, अगर ऐसा हम ऐड करते तो मान लो आ जाता हमारा 1,20,000। तो गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख पे तो कर नहीं लेता, लेकिन बाकी जो बचा 20,000 उसमें कर लेता वो, ठीक। तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है, अब हमारे पास कर योग्य राशि कितनी बची, क्योंकि अब 97,000 में भी वो टैक्स नहीं लेगा। मतलब पहले कितना था, 3,84,000 में हमको टैक्स देना था, लेकिन अब हम 97,000 में भी टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये 1 लाख से कम है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है फिर से कर योग्य राशि। जैसे यहाँ पे हमने दान की राशि को घटा के निकाला था, यहाँ पे हम बचत की राशि को घटा के फिर से कर योग्य राशि निकाल लेंगे। इसको 5वां पॉइंट में दे देती हूँ। तो ये हो जाएगा फिर से कर योग्य राशि कितनी होगी हमारे पास, ये हमारा पहले था कितना था, 3,84,000 रुपये इसमें हमको कर देना था, लेकिन हमने क्या किया, इतने का बचत कर लिया। तो ये जो 97,000 है उस पर भी हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, अब हमको कितना में कर हमको देना है, ठीक है। तो इसको माइनस कर लो, हो गया। अब हमको कितने में कर देना है, 2,67,000
87,000 रुपये पर अब हमको कर देना है। ठीक है, कर देना है। ये आपका ये जो क्वेश्चन है इसका काम ख़त्म हो गया इतने में। अब हमको कर योग्य राशि हमको कितना मिल गया, 2,87,000, इतने में हमको अब कर देना है। अब कर देता है, जब गवर्नमेंट कर लेता है तो भी वो कुछ छूट देता है। कैसा छूट देता है, टेबल में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 2 लाख रुपए तक वो टैक्स नहीं लेता है। 2 लाख रुपए तक 0% टैक्स होता है। ठीक है, और अब 2 लाख से 5 लाख के बीच में, तो इसका अगर हम कर की गणना करें तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है, वो 2 लाख तक 0% बोला था, 0% कर लेगा। उसके बाद 2 लाख से 5 लाख के बीच में, 2 लाख से 5 लाख के बीच में, तो 2 लाख से ये कितना अधिक है, 87,000 तो अधिक है ना। तो इसका सेकेंड स्टेप में हम क्या कर लेंगे, 2 लाख से कितना ज़्यादा, 2 लाख जैसे कि अगर हमारे पास मान लो ये पे हो जाता 5 लाख आता, कर योग्य राशि मान लो कितना आता 5 लाख, तो उस 5 लाख में हम स्टार्टिंग के 2 लाख में तो कर देंगे नहीं, बचा कितना हमारे पास 3 लाख। ठीक है ना, 3 लाख बचा, तो उस 3 लाख पे हमको कितने % का कर देना है वो क्वेश्चन में लिखा होगा। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा। उसमें 2 लाख से 5 लाख के बीच में हमको बोला कि 10% हमको कर देना है। तो 2 लाख तक हमको 0% कर, उसके 2 लाख से 5 लाख मतलब यहाँ पे कितना बच गया, 2,87,000 में हमको 2 लाख पे कर नहीं देना है, तो बचा कितना हमारे पास 87,000 रुपये बच गया, है ना। फर्स्ट पॉइंट में 2 लाख में कर नहीं देना था, इसलिए मैंने 2 लाख को यहाँ पे माइनस कर दिया। अब बचा कितना 87,000। इस 87,000 का कितना % देना है मुझे कर, 10%। 87,000 का 10% मुझे कर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिटा दे रही हूँ यहाँ से ताकि आपको बनाते बन जाए। यहाँ जो 87,000 है, मतलब ये सेकंड पॉइंट था, तो 87,000 का 10%, 10% मतलब 10/100, ये आपका कितना आ जाएगा, क्लियर। ये आपका आ गया 8,700 रुपये हमको कर के रूप में देना पड़ेगा, आयकर हमको देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ उसने बोला है कि शिक्षा उपकर भी आपको देना पड़ता है। शिक्षा उपकर जो होता है वो हमारा कर के आयकर के ऊपर लगाया जाता है, मतलब शिक्षा उपकर जितने % भी होगा वो % किसका होगा, हमारा जो देय आयकर होगा उसका। यहाँ पे अभी हमको देय आयकर कितना मिला है, 8,700 रुपये हमको आयकर के रूप में देना है। लेकिन इसी का शिक्षा उपकर भी बोला है। ये अगर आपको इसको अगर आपने 6वां पॉइंट कर लिया है तो इसको मैं कर लेती हूँ 7वां पॉइंट। ओके, ये क्या है आपका शिक्षा उपकर, ये हो गया आपका शिक्षा उपकर। ये उसने देय आयकर का कितना % बोला है, दो टाइप में उसने डिवाइड कर लिया। माध्यमिक शिक्षा बोला, फिर हायर एजुकेशन के लिए, तो मतलब 2%, 1%, टोटल हो गया 3%। जो ये शिक्षा उपकर होता है वो देय आयकर का होता है 3%, 3% देय आयकर का। ठीक है, देय आयकर हमारे पास कितना है 8,700 रुपये, इसका 3% मतलब 3/100। ठीक, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा शिक्षा उपकर, 261 रुपये। क्लियर। अब हमको देना है कि ये शिक्षा उपकर है, साथ ही साथ हमको देय आयकर दोनों देना होगा ना, तो इसलिए हमारा कुल देय आयकर कितना बन जाएगा। ये अगर 7वां पॉइंट है तो इसको मैं डाल लेती हूँ 8वां पॉइंट, तो यहाँ पे लिख दो कुल देय आयकर हमको कितना देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आयकर जो हमने निकाला था 8,700 रुपये वो हम देंगे, साथ ही साथ इसमें शिक्षा उपकर भी देंगे, मतलब टोटल हो जाएगा आपका 8,961 रुपये। मतलब गवर्नमेंट को आपको 8,961 रुपये आयकर के रूप में देना पड़ेगा। ये थोड़ा आगे पीछे आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपको समझ में
आ जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन है उसमें जो उसकी वार्षिक आय है उसको आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप, अगर उसमें कोई दान का विवरण है, दान के बारे में बोला है, तो वो दान उसने कितना किया है और उसमें कितना % कर मुक्त है, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ कर के आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे उसने बोला था प्रधानमंत्री कोष में दान किया जिसका 100% कर मुक्त है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा लिख लिया। वृद्धाश्रम में वो उसने दान किया और जिसका सिर्फ 50% कर मुक्त है, इसलिए मैंने 50% 6000 लिख लिया। ठीक है, तो दान की गई राशि को मैंने टोटल ऐड कर लिया। अब उसने बोला कि इन दान की गई राशि में हमको कोई कर नहीं लगेगा, इसलिए मैंने जितना उसका वार्षिक आया था उसमें दान की गई राशि को घटा लिया। ठीक है, अब हमको 3,84,000 रुपये पे टैक्स देना है। अब हम देखते हैं बचत उसने क्या क्या किया। अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे, बचत उसने क्या क्या किया। बचत को उस टोटल हमको काउंट कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि प्रति माह के अकॉर्डिंग बताया है उसने कि वार्षिक। हमको जो आयकर होता है वार्षिक और सालाना देना पड़ता है ना, इसलिए हम सबको वार्षिक में कैलकुलेट कर लेंगे। बचत को हम टोटल कर लेंगे। बचत टोटल करने के बाद ये ध्यान रखना कि बचत आपका कितना आया, 1 लाख आया, 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख से कम। 1 लाख से कम आएगा अगर बचत का टोटल, तो हम जितना भी आएगा उसी राशि को घटाएंगे जो आयकर योग्य राशि होगी। अगर 1 लाख से ज़्यादा आता है तो हम आयकर योग्य राशि में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख घटाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार जो है वो बचत में सिर्फ 1 लाख का छूट देता है। 1 लाख से अगर ज़्यादा तुम बचत कर दोगे तो मैं तो उसमें टैक्स लूँगा, ये बोलता है वो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा तो 1 लाख से कम आया, तो इसलिए मैंने उसी 97,000 को घटा दिया। अब ये जो बचा, अब ये है मेरा आयकर की गणना के लिए राशि। अब इसमें मुझे आयकर देना है। अब गवर्नमेंट भी बोलता है कि 2 लाख तक, स्टार्टिंग के 2 लाख तक तो मैं आपको 0% लूँगा, उसका मतलब नहीं लूँगा मान के चलो, है ना। 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से 5 लाख के बीच में मैं आपको उसका 10% लूँगा। फिर 5 लाख से और जैसे जैसे जाओगे 10 लाख, तो उसके 5 लाख से 10 लाख के बीच में फिर से उसका 20% लूँगा, ऐसा बोल रहा है वो। हाँ, तो हमारे पास जो राशि होगी वो 2 लाख तक का छूट है, इसलिए 2 लाख में हमने इसको घटा दिया। बच गया 87,000। 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख हटाने के बाद बचा 87,000, तो उस पैसे का वो 10% लूँगा बोला है। तो 87,000 का 10% हमने निकाल लिया, तो हमको निकल गया 8,700 रुपये। ठीक, तो ये हमारा क्या आया, देय आयकर। अब हमको उसने लगा दिया कि शिक्षा उपकर दो, जो मैं आपको फ्री में निःशुल्क शिक्षा देता हूँ उसके लिए भी उपकर लगाओ। तो शिक्षा उपकर उसने 2 टाइप में किया था, माध्यमिक और हायर एजुकेशन के लिए, तो हमने दोनों को मिलाकर के 3% शिक्षा उपकर लगा लिया। शिक्षा उपकर देय आयकर पर ही लगता है। ठीक है, तो इसका 3% मैंने निकाल लिया, 261 रुपये। इसलिए हमने टोटल देय आयकर हमारा होगा देय आयकर प्लस शिक्षा उपकर, मतलब 8,961 रुपये आपका टोटल देय आयकर है। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे स्टेप्स जो है इंक्लूडेड हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो दान वाला पोर्शन नहीं होता है या फिर बचत वाला पोर्शन कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें सारे पॉइंट्स जो है वो इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन लिया है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है ये। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। उसमें भी जब पूछा तो ये दान वाला जो पोर्शन है वो उसने हटा के पूछा है। तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछता है आप उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन करिएगा उसका। ठीक है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ सकता है, जैसे कि शिक्षा उपकर किसके ऊपर लगता है, तो शिक्षा उपकर हमेशा देय आयकर के ऊपर ही लगता है। और इसमें जैसे कि होता है पैन कार्ड का फुल फॉर्म बताओ, PN का फुल फॉर्म, तो परमानेंट अकाउंट नंबर। TAN होता है TAN, मतलब टेम्पररी अकाउंट नंबर। ठीक है, और ये ठीक है, वित्तीय वर्ष भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 2020 में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम, ठीक, तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1 लाख रुपये तक कर मुक्त हैं। इसका एक टेबल फॉर्म भी है जिसमें लिखा होगा कि 2 लाख रुपये तक वो 0% टैक्स लेता है, 2 लाख से 5 लाख रुपये तक वो 10% टैक्स लेता है, 5 लाख से और एबव होने पर वो 20% टैक्स लेता है। वो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा वार्षिक आय लिख लो। तो उसकी कुल वार्षिक आय हमारे पास कितनी है,
कुल वार्षिक आय हमारे पास है 3,60,000 रुपये। ठीक है, अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, दान वाला राशि। यहाँ पे देखो कहीं पे दान वाली राशि दिख रही क्या? नहीं, ये दान नहीं करता, कंजूस होगा। ठीक है, तो वो वाला स्किप वाला जो स्टेप है वो हम स्किप कर देंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, बचत करता है क्या? अपने खुद के लिए तो बचत करता होगा ना। चलो, दान नहीं करता, नहीं करता। देखो हाँ, बचत कर रहा है ये बंदा। कितना कर रहा है? उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी की वार्षिक प्रीमियम, देखो ये आपका वार्षिक वो 20,000 रुपये जीवन बीमा में जमा कर रहा है। तो ये आप लिख लो। तो इसको हम स्टेप सेकंड कर लेते हैं। बचत की गई राशि कितना है वो देख लेते हैं। बचत वाली राशि कितना है, तो ये कर रहा है कहाँ? जीवन बीमा में। और इसको हमको वार्षिक ही काउंट करना है, तो ये 20,000 रुपये वार्षिक जमा कर रहा है ना। दैट मीन्स आपका जीवन बीमा में 20,000 रुपये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, भविष्य निधि में 4,000 रुपये प्रति माह, तो हमको साल भर के लिए निकालना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, भविष्य निधि में वो कितना जमा कर रहे हैं? 4,000 रुपये प्रति माह। तो हमको साल भर का निकालना है, तो साल भर 12 महीने होते हैं। ये हो गया आपका 48,000 रुपये, ये भविष्य निधि में जमा कर रहे हैं, है ना। तो उसने टोटल कितना बचत किया, ये हम निकाल लेते हैं। कुल बचत उसने कितना किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 68,000 रुपये कुल बचत किया। अब उसने पहले ही बोल दिया कि जो बचत है उसमें 1 लाख तक का कर मुक्त है, तो हमारे पास सिर्फ 68,000 रुपये उसने बचत किया। तो हम जो भी राशि है उसका वार्षिक आय, उसमें हम इस 68,000 को घटा के हम क्या निकाल लेंगे? कर योग्य राशि निकाल लेंगे। इसको मैं स्टेप 3 लिख देती हूँ। क्या निकाल रही मैं? कर योग्य राशि। जो भी उसकी वार्षिक आय थी उसमें से हमको माइनस कर देना है जो उसने बचत किया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दो 2,92,000 रुपये आपका कर योग्य राशि हो गया। मतलब अब हमको 2,92,000 रुपये पे कर की गणना करनी है। ठीक है, और देखो इसमें और कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है कि जिसमें छूट हो, बचत हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा वार्षिक आय काउंट हो गया, उसके बाद हमने जो बचत किया था वो काउंट हो गया। उसने बोले कि बचत पे 1 लाख तक का कर मुक्त है, इसलिए अगर यहाँ पे अगर मेरे पास बचत 1 लाख से ज़्यादा आता तो मैं यहाँ पे कितना माइनस करती? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख माइनस करती, क्योंकि मैं सिर्फ 1 लाख को छोड़ रहा है जिसमें उसने टैक्स नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 लाख से कम ही आया है, इसलिए मैं सिर्फ 68,000 को माइनस कर दूँगी। ये हो गया आपका 2,92,000 रुपये पे अब हमको कर देना पड़ेगा। ठीक, अब हमको कर देना पड़ेगा, तो इसके बाद आपको टेबल की ज़रूरत है जो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। टेबल में क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग के 2 लाख तक तो हमको कर नहीं देना है, 0% कर है ना। अब आयकर की गणना कर लेते हैं। इसको मैं स्टेप 4 डाल देती हूँ। तो आयकर का काउंट कर लो, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? 2 लाख पर 0% कर बोल रहे हैं। फिर सेकेंड के अकॉर्डिंग 2 लाख से ज़्यादा, मतलब हमारे पास टोटल कितना है? 2,92,000। इसमें से हमने 2 लाख पर तो कोई कर नहीं देना है, इस पर कोई कर नहीं देना। और जितना बचेगा, मतलब इसमें से अगर 2 लाख को घटा दो तो जितना भी बचेगा उसका अगर हमको देना है अब 10% टैक्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें कितना बच गया? ये आपका 92,000 रुपये बच गया, इसका हमको देना है 10% टैक्स। दैट मीन्स 9,200 रुपये। ठीक, ये आपका हो गया आयकर। अब उसने बोला कि शिक्षा उपकर भी उसने बोला 3% देना है, तो ये 5th पॉइंट डाल लेते हैं। क्या देना है हमको? शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर कितना बोला है? दे आयकर का 3%। दैट मीन्स 200/3/100।
₹276। मतलब अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है देय आयकर, टोटल कितना देय आयकर हो जाएगा, वो जो भी आयकर हमारे पास निकला है, आयकर है ₹9,200 प्लस हमारा शिक्षा उपकर ₹276, ये टोटल हो जाएगा तो ₹9,476 ये आपका टोटल देय आयकर होगा। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से छोटा है क्योंकि इसने बचत या फिर दान वाला ऑप्शन, दान वाला जो पॉइंट था वो इसने हटा दिया, इस क्वेश्चन में भी है। ठीक है, जनरली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, एकदम लेंथी नहीं होते हैं ना। मतलब वो जो दान का जो ऑप्शन रहता है वो जनरली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें से वो हटा दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया था वो 2019 में पूछा गया था, लेकिन मैंने बताया कि उसमें भी वो जो दान वाला है वो ऑप्शन हटा के क्वेश्चन पूछा था उसने, तो उसके अकॉर्डिंग अगर दान वाला उसने ऑप्शन हटा दिया तो आपका आंसर भी चेंज होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो एकदम आंसर रट के नहीं जाना कि बुक में ये वाला क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसा आएगा ना, थोड़ा सा वो तो चेंज करके दे देता है। तो आपको बस प्रोसेस सही रखना है, प्रोसेस सही है आपका आंसर भी सही आएगा। ओके।